ज़राट के में खुशामदीद। वसतुल्लाह ख़ान, ज़रार खोड़ो, शाहज़ेब जिलानी का सलाम कबूल कीजिए। लिबिया के जो साहिली इलाका है उसमें एक और अफसोसनाक हादसा हुआ है। जो कश्ती डूबी है उसमें कम से कम 16 लाशें पाकिस्तानियों की निकली हैं, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि उन सब का ताल्लुक़ पंजाब के किसी ज़िले से नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कुर्रम से है। क्या ये कोई नया रुझान है, इसके पीछे क्या है, इस पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा मार्गला नेशनल पार्क का मुस्तकबिल बज़ाहिर ख़तरे में है। एक अरसे से वहाँ पर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के ख्वाहां लोग नज़रें जमाए बैठे हैं। वहाँ पर जो इन्वायरमेंटलिस्ट, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स उसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करते आए हैं, बज़ाहिर उन्हें फ़ारिग कर दिया गया है। उनकी जगह पर जो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड है उसमें सरकारी अफसरान को लगा दिया गया है। इस पर भी हमारे साथ दो गेस्ट होंगे, इस पर हम बात करेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे ट्रंप साहब के धमकी आमेज़ बयानात की, जिन्होंने गज़ा में जंगबंदी को बज़ाहिर खटाई में डाल दिया है। तो आगाज़ करते हैं इस ताज़ा खबर से कि 16 पाकिस्तानी डूब गए हैं लिबिया के इस कश्ती हादसे में। वसत, आप इनकी लिस्ट देख रहे थे। गैर मुसद्दिक़ा इत्तलात हैं, अभी तक फ़ॉरेन ऑफिस ने तस्दीक नहीं की। उसके मुताबिक टोटल 63 पाकिस्तानी इस कश्ती पे थे। इनमें से 16 की लाशें मिलने की तस्दीक हो चुकी है और इनमें से 13 का ताल्लुक़ पारा चनार से है। 10 लापता हैं, 37 ज़िंदा बचे हैं। उनमें से 33 पुलिस तहवील में हैं, 3 सफारत खाने के पास हैं और 1 हॉस्पिटल में है। अच्छा, गुज़िश्ता माह मराकश का जो साहिल है उसके करीब भी कश्ती में 80 मुसाफिर डूब गए थे। उनमें से भी 13 पाकिस्तानियों की हलाकत की तस्दीक हुई थी, लेकिन 40 जो मुसाफिर हैं उनको इत्तलात के मुताबिक जो वहाँ के लोकल ह्यूमन ट्रैफिकर्स थे अफ्रीकन, उन्होंने मार डाला। 22 ज़िंदा बचे इनमें से जो भी कश्ती में लोग थे। पारा चनार का ज़ाहिर है, आपने कहा कि हैरत है। इसमें कुछ बाजौड़ के भी हैं और लेकिन मेजॉरिटी पारा चनार की है। अच्छा, हम अब तक ये देखते आते थे कि सेंट्रल पंजाब बिलखुसूस गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, ये जो एक है दायरा, इसका और ये मिडिल क्लास इलाका है। यहाँ ऐसा गुर्बत का मसला नहीं है। तो जो भी केसेस हमें मिलते थे जाते हुए वो बेसिकली माशी तौर पे इतने गरीब नहीं होते थे, लेकिन जी वो एक चेन बनी हुई थी और वो जाते थे बस बाहर जाना है और पैसे कमाने हैं। लेकिन यहाँ जो इशू है कि पारा चनार से क्यों, तो पारा चनार से और कोयटा के जो हज़ारा हैं वो पिछले 20 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। वजह आपके सामने है, लाइफ इनसिक्योरिटी, लाइफ थ्रेटनिंग। मसलन सेंट्रल पंजाब में तो मईशत मसला है, यहाँ पे ज़िंदगी का मसला है। अच्छा, इनमें से ज़्यादातर का जो रुख है अब तक ऑस्ट्रेलिया और इस तरफ होता रहा है। मसलन जून 2012 में ऑस्ट्रेलिया के करीब है क्रिसमस आइलैंड, वहाँ उन्होंने डिटेंशन सेंटर बनाया था, वहाँ लेके जाते थे वो इमिग्रेंट्स को। उसके करीब एक कश्ती डूबी थी और उसमें अफ़गान और पाकिस्तानी सवार थे। 200 के लगभग लोग थे। 110 बचा लिए गए थे, 90 लापता हो गए, 16 की लाशें मिली और उनमें से भी 13, जैसे आज है ना 13 कुर्रम एजेंसी से थे। अच्छा, और लेकिन टोटल उस कश्ती में थे 125 जिनका ताल्लुक़ कुर्रम एजेंसी से था, लेकिन 76 वो ज़िंदा बच गए थे। बाकी जो थे वो अफ़गान और पाकिस्तानी हज़ारा कम्युनिटी के लोग थे। तो केपी और पारा चनार का आपको हमने बता दिया। अच्छा, अब मुझे एक सवाल पे हैरत है कि शहबाज शरीफ में फुर्तियाँ दिखाई, वो जो दिसंबर में यूनानी कश्ती का हादसा हुआ था कि जी निकाल दो और काली भेड़ें फलाना, और उस पर ज़ाहिर है कार्रवाई भी हुई। 65 से ज़ायद जो हैं FIA के लोग या तबादला हुआ या मुअत्तल हुए, वो सब हम आपको बता चुके हैं। FIA ने पिछले महीने सिर्फ लाहौर एयरपोर्ट से 2,500 मुसाफिरों को ऑफलोड किया। उनके पास या तो जाली दस्तावेज़ात थी या मशकूक दस्तावेज़ात थी या नामुकम्मल दस्तावेज़ात थी और कुछ के पास वैलिड थी सारे डॉक्यूमेंट्स। उनको भी उन्होंने पूछगछ के दौरान कहा कि आपको नहीं जाने देना है। उससे पहले पिछले साल 8,500 लोगों को ऑफलोड किया गया इसी बुनियाद पे। पिछले महीने 65-70 जो हैं अहलकार वो भी चले गए।
उसके बावजूद जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, और इन खबरों में कभी नहीं देखने में आ रही कि आज यूनान के करीब कश्ती डूब गई, अभी लीबिया के साहिल पे डूब गई, या कैप्री आइलैंड के करीब डूब रही, तो ये मेरी अनोमली समझ में नहीं आ रही। देखिए ये कुछ यूँ है, अच्छा अनोमली तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही, लेकिन अगर इसकी एक मिसाल निकालें तो ये है कि आप नशइयों को तो पकड़ लेते हैं इन दिस केस ना, कि ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स आपकी नहीं है, ऑफ पोर्ट कर दिया ये, लेकिन जो मनशियात फ़रोग हैं, जो मतलब एक्चुअल ड्रग डीलर्स हैं या जो ड्रग डेन्स हैं, उन पर कोई हाथ नहीं डालता। एक और जो चीज़ है, आई मीन अगेन अभी शो से पहले एक हमारे पुरानी सहाफ़ी दोस्त हैं आदिल जवाद, जिनको हमने पहले भी शो पे लिया था, और उनकी काफ़ी गहरी नज़र रही है, उनकी बड़ी रिपोर्टिंग भी है यही सारे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के नेक्सस में। तो ये जो यहाँ पर जो लिस्ट चल रही है स्क्रीन पर, जिसमें आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो लोग हैं उनका कुरम से ताल्लुक़ है और बज़ाहिर अहले तशी लग रहे हैं, नाम की बुनियाद पर, मैं 100% नहीं कह सकता। तो मैंने कहा कि यार ये एक नई बात है। हाँ। तो ये उसकी भी अभी तक समझ में नहीं आई। अगेन कुरम क्यों, पिछले जो 100-150 दिनों में कुरम में हाल हुआ है, क्योंकि अभी अगर ये लोग वहां पहुंचे हैं मतलब कि कोई महीना पहले ही निकले होंगे ना, या ऐसे ही कुछ, इतना ही टाइम लगता है या शायद इससे कम टाइम लगता है। मुझे मोस्ट लाइकली पेशावर से गए होंगे, और मोस्ट लाइकली शायद पेशावर से गए हों ये, और छोटे एयरपोर्ट से भी जाते हैं ना, जैसे कि कराची से तो फिर भी आप उस रीजन में इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो पेशावर है, तो देयू या फिर कोयटा हो सकता है कि यहाँ से निकले हों। एक और चीज़ की मुझे थोड़ी सी फिक्र है कि जब हम बात करते हैं ना मिसिंग की, तो हो सकता है कि ये जो कुछ लोग जो मिसिंग होते हैं वो असल में जिंदा हैं और एक तरह से हॉस्टेजेस हैं लिबिया में। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 20 अक्टूबर 2011 को मोहम्मद गद्दाफी को कत्ल किया गया, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा मुख्तसर सा हनीमून पीरियड आता है, फिर स्टेट टूट गई, फिर उसके बाद खाना जंगी शुरू हो जाती है, राइट। इसका नतीजा क्या हुआ है कि बेनगाजी और जो पूरी लिबिया की जो साहिली पट्टी है, इट इज़ अ लॉलेस एरिया। और आप ज़रा थोड़ा सा सर्च करें, आपको हज़ारों ऐसी कहानियां मिलेंगी कि वहाँ पर अब ब्लैक स्लेव ट्रेड शुरू हो गया है। नाइजर से लोग आते हैं, बाकायदा वहाँ पर मंडियाँ लगी हुई हैं जहाँ पर इंसानों की खरीदो फरोख्त होती है, बिल्कुल जैसे बकरा मंडी में बकरियों की खरीदो फरोख्त होती है। अच्छा, ये सिर्फ ब्लैक अफ्रीकन तक महदूद नहीं है। अभी मैं एक BBC की रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें एक बांग्लादेशी नौजवान, वो उनको किसी अगेन ये एजेंट ने पट्टियां पढ़ाई कि अच्छा ये नहीं कि आप को यूरोप पहुंचाएंगे, कि सर लिबिया में आजकल बहुत काम है, आप वहां पर फैक्ट्री में आपको नौकरी मिल जाएगी। ये उसने कहा, मैं वहां पहुंचा तो पता लगा कि ना कोई फौज है, ना कोई पुलिस है, ना कुछ है, और उन्हें जाकर फिर एक बेसमेंट में एक कंटेनर में अंदर लॉक कर दिया, और फिर उसने वहां पर बाकायदा कुछ 3-4 साल खेतों में गुलाम के तौर पर उसको उससे काम कराया गया। जो ख़वातीन रेफ्यूजीज होती हैं उनके साथ तो फिर और भी बदतर सलूक होता है, वहाँ पर फिर सेक्सुअल वायलेंस होती है, इनको भी बेचा जाता है। तो इट इज़ विद इन द रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटी कि कुछ जो इनमें से जो पाकिस्तानी भी हैं या जो मुख्तलिफ ममालिक के हैं, कुछ इंडियंस भी होते हैं इसमें, दे आर एक्चुअली राइट नाउ स्लेव्स। और अब इसमें बंदा कह सकता है कि यार हुकूमत को कुछ करना चाहिए। आप वहां पे लिबिया में किससे बात करेंगे, किससे बात करेंगे, कौन सी हुकूमत, कौन सी एजेंसी? बीच में ये सुनने में नहीं आया था कि बहुत सारे लोग जो है वो लिबिया जा रहे हैं क्योंकि शायद वहाँ वीजा वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है, या दैट इज द हब। देखो, जब लॉलेस एरिया है तो वहां पे तो किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती ना, आप वहां से निकल सकते हो। माय पॉइंट इज कि हम तो हमेशा हम इसको मतलब यूरोप डेस्टिनेशन के तौर पर हम देखते हैं ना, एज ए ह्यूमन स्मगलिंग थिंग, लेकिन यहाँ पर शायद ह्यूमन स्लेवरी का चक्कर भी चल रहा है। तो जो लोग जाहिर है आगे पैसे नहीं दे सकते, फिर वो बन जाते हैं। ये होता है। अच्छा, वहां से ना जैसे बांग्लादेश वाली मिसाल अगर मैं दूं तो उसको वालिदैन को कॉल की कि सर इतने पैसे हैं निकालो, वो उनके पास नहीं थे, तो फिर इसको जैसे बॉन्डेड लेबर होता है तो इसको बॉन्डेड स्लेव वहां पर बना दिया। तो ये भी जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं, इनके पास ये भी एक ऑप्शन है, और ये भी इनका एक तरीकाकार या टैक्टिक या स्ट्रेटजी। या फिर ये है कि एन समंदर में भी और साहिल पे भी अगर उन्हें पता चल जाए कि ये अबाउट हो गया है या फेल हो गया है ये अटेम्प्ट, तो वो इमिग्रेंट्स को गोली भी मार देते हैं, इसलिए कि कल ये पुलिस के हाथ लग गए, ये इटालियन पुलिस के या ग्रीक पुलिस के, तो वो और किसी ने बता दिया कि फलाना फलाना मैं पहचान सकता हूँ या चेहरा वेरा है, तो साफ कर देते हैं। लेकिन क्वालिटेटिवली बहुत डिफरेंट है जो ग्रीड के लिए लोग जो जाते हैं और जो परसिक्यूशन से भाग रहे हैं।
लेकिन है दोनों का सफ़र ख़तरनाक और दोनों की गारंटी नहीं है कि कौन पहुंच पाएगा। अच्छा, एक बहुत ही दर्दनाक स्टोरी थी 4-5 साल पहले मैंने पढ़ी थी कि ऑस्ट्रेलिया ने जो वहाँ कैंप बनाए हैं जहाँ इलीगल इमिग्रेंट्स को रखा जाता है और बरसों तक, वहाँ से खबर आई कि यार 6 साल के एक बच्चे ने सुइसाइड करने की कोशिश की। नाउरू, दिस इज अनहर्ड, एब्सर्ड खबर है ये कि 6 साल का बच्चा खुदकुशी करने की कैसे सोच सकता है। देखो आप कैसे हालात होंगे। हमने वैसे मुझे याद है उस वक्त हमने इसके ऊपर प्रोग्राम भी किया था जिसमें हमने फुटेज भी चलाई थी वहां से जो लीक हुई थी। अच्छा, एज क्रूअल एज इट साउंड्स, ऑस्ट्रेलिया की ये जो टैक्टिक है कामयाब साबित हुआ। अब वहां का रुख कोई नहीं करते। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले अगर आप कराची एयरपोर्ट पे भी जाओ तो वो बड़े बड़े पोस्टर लगाए हुए थे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट में, नो वे नो हाउ यू विल नॉट कम टू ऑस्ट्रेलिया। और फिर इतनी उन्होंने सख्ती की क्योंकि नाउरू का कैंप नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन कैंप है, बिल्कुल मतलब जेल से भी बदतर है। और वहां पर लोग रह रहे हैं। अब इसलिए अब डायरेक्शन यहाँ यूरोप की तरफ हो। ज्यादा जोर वैसे यूरोप पे ही रहा है बिकॉज़ वो अचीवेबल है, अचीवेबल भी है, वहां से और ऑप्शन भी खुल सकते हैं ना। आप यूएस भी जा सकते हैं। जैसे कि आई मीन अब अगेन जो ये सिचुएशन है, और हमने जब ये जो गुजरात और गुजरावाला से जाते हैं तो जब हम उनके बयानात सुनते हैं या उनके वालिदैन के, तो क्या होता है ना, वो जी 40 लाख दे दिए, हमने 50 लाख दे दिए। अभी ये जो कुछ इंडियंस डिपोर्ट हुए हैं ना यूएस से, तो मैं उनका भी सुना था, वो भी डंकी करके ही गए थे यार। 100% वही कहानी। हमने अपनी जमीन बेची, इसको हमने 70 लाख दिए, 70 लाख इंडियन रुपीज। हमारे कितने बने, कोई 1.5 करोड़ बन गए, 2 करोड़ ऐसा ही कुछ ना। हमने इनको दिया, हमने उनको दिया, उनको दिया। अच्छा, उनके नीचे आप कमेंट्स भी पढ़े तो वही है जो हम यहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि यार 70 लाख में तो वहां पे भी कुछ कर सकता था, जरूरी था तुम्हारे लिए। और उनका यह कि इतना हमने खर्चा किया, इतनी हमने मुश्किल से उन्होंने जंजीरों में जकड़ कर हमें वापस भेज रहे हैं। तो एनीवे आई मीन अभी तो मजीद इसमें डिटेल्स आएंगी, लेकिन इतना हम अभी से ही कह सकते हैं कि कोई ना कोई कौमी असेंबली में इस पर आवाज उठाएगा जिसके ऊपर सख्त नोटिस और कार्रवाई का कोई मुहावरा है कि जब तक बेवकूफ जिंदा है ठग भूखे नहीं मर सकते। जनाब ये तो है। तो हमारे बेवकूफ या डेस्परेट सर, हमारे यहाँ FIA के इतने लोगों को फारिग किया गया, DG को भी फारिग किया गया बजाय इसी मामले पे। लेकिन यह हो सकता है कि DG को इसलिए फारिग किया गया हो कि दूसरों को क्यों फारिग किया गया। हाँ, ये तो तुमने दूसरों को फारिग क्यों किया। ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप में भी तो FIA एहलकारों का जिक्र होता है सर। लेकिन सैडली मतलब मच एज आई डोंट वांट टू डू द स्टोरी अगेन, नहीं, लेकिन हमें करना पड़ेगा, दोबारा भी यही होता रहेगा। दर्जन बार तो की है। तो यहाँ पे हम एक लेंगे ब्रेक, वापस आएंगे तो हम चलेंगे इस्लामाबाद और बात करेंगे मरगला हिल्स के तहफ़्फ़ुज़। मरगला हिल्स नेशनल पार्क का शुमार दुनिया के सबसे बड़े आप समझें कि नेचुरल अर्बन फॉरेस्ट में होता है। इस्लामाबाद के लिए इसकी हैसियत लंग्स की है कि वहाँ का जो समझें कि आबो हवा है, जीना मरना है, उसके लिए इसकी कलियती हैसियत है। बायोडाइवर्सिटी के हवाले से, इन्वायरमेंटल लिहाज से ये इसमें बहुत सारे नायाब चरंद परिंद हैं और इसलिए इसकी प्रोटेक्शन जो है वो अहम समझी जाती है। तो कोई 17,000 एकड़ पर ये मुश्तमिल है और इसमें बड़े बड़े और भी इलाके आ जाते हैं जिसमें शकरपुड़ियाँ शामिल है, रावल झील शामिल है, बनी गाला भी उसी में। तो एक अरसे से अनगिनत हाइकिंग ट्रेल्स हैं जी जी जो मतलब इस मुल्क में वैसे भी घूमने फिरने की जगह आपके पास पहले ही कम है। हाँ, तो कम से कम इस्लामाबाद के रहने वालों के पास ये एक फैसिलिटी रही है। पीछे खानपुर डैम है और पता नहीं क्या क्या है। तो एक अरसे से हमने देखा है हालिया बरसों में कि वहाँ पर कमर्शियल इंटरेस्ट जिन लोगों का है, डेवलपमेंट है, वहाँ पे आपको याद होगा पिछले साल ये बहुत ख़बरों में था जब मुनाल रेस्टोरेंट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में एक केस था और चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने हुक्म दिया कि उसे वहाँ से हटाया जाए। बहुत एक कंट्रोवर्सी थी, उसमें कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक रोल रहा है और फिर हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट होता है, कॉर्पोरेट ग्रीड होती है, उसका भी एक एलिमेंट रहा। इस नेशनल पार्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो इदारा है उसे कहते हैं इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड, जिसका ये काम है कि वो वहाँ पे उसकी प्रोटेक्शन करे, उसकी कंजर्वेशन करे। हुआ कुछ यूँ है
क्यों हम उस पर क्यों बात कर रहे हैं? बात इसलिए कर रहे हैं कि चंद रोज़ पहले वफाकी सरकार ने फैसला किया कि ये जो बोर्ड है इसमें जो लोग इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स हैं या कमिटेड नेचुरलिस्ट हैं, अब उनकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, उसमें उसको रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया और उसमें अब सरकारी अफसरान ब्यूरोक्रेट डाल दिए गए हैं। मिसाल के तौर पे जॉइंट सेक्रेटरी हैं क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री के, CDA के एक साहब हैं, इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हैं और क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री की एक एडिशनल सेक्रेटरी हैं जिन्हें इसका फ़िलहाल आर्जी तौर पर सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। तो एक कंसर्न जो रही है बड़े अरसे से इस्लामाबाद के लोगों में कि इस पार्क पर लोगों की नज़रें हैं, कोई इसे नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से अहम कहता है, कोई इसे कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस पर कब्जे की तैयारियां हो रही हैं। तो अहम बात यह है कि ऑटोनोमस बॉडी है जिसे गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया है। जी, तो गवर्नमेंट के पास हमेशा रूल्स होते हैं और बायलॉज होते हैं जिसके तहत वो एक्ट करते हैं। थोड़ा सा हम इस मसले को समझना चाह रहे हैं। हमें प्रोग्राम में इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रही हैं रायना खान, जो कि मार्गला हिल्स के हवाले से बड़े अरसे से मुतहर्रिक रही हैं, इस बोर्ड के हवाले से भी उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और उमर गिलानी जो कि लॉयर हैं और ये पिछले साल जो सुप्रीम कोर्ट में सारी लिटिगेशन चल रही थी उसको भी वो अच्छी तरह से जानते हैं और देखते हैं। तो ये जो सरकार ने जो एक्शन किया है, जो बाज़ाहिर एक टेक ओवर है, ब्यूरोक्रेटिक टेक ओवर है, इस पर मैं ज़रा सा बाद में आता हूँ। लेकिन पाकिस्तान के बाकी लोगों के लिए जो इस्लामाबाद नहीं जानते या मरगला हिल्स की अहमियत से वाकिफ़ नहीं है, अगर मैं सबसे पहले राना आपकी तरफ आऊँ, थोड़ा ये बताएंगे ब्रीफली, अगर आप रिकॉल कर सकें आपका जर्नी कि ये पार्क किस हालत में था, किस हालत में आपने पहुँचाया है और हम आज कहाँ खड़े हैं इस पार्क के हवाले से, थ्रेट्स क्या हैं? जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। तो मेरी जर्नी तो 2020 में शुरू हुई। इट वाज ड्यूरिंग कोविड व्हेन आई वाज अपॉइंटेड चेयरपर्सन। तो वहाँ पर ट्रेल्स बंद थे बिकॉज वहाँ पर ऑब्वियसली सब घर में ढके हुए थे। तो वहाँ जैसे मैं आई तो वो लेपर्ड की साइटिंग होगी, सो इट वाज वेरी एक्साइटिंग। और दैट वाज व्हेन आई फाउंड आउट यू नो माय इट वाज आल्सो एजुकेशनल फॉर मी कि बिल्कुल फैसल मस्जिद के करीब वेरी क्लोज टू माय हाउस इन फैक्ट वेयर आई लिव, उधर देयर इज एक्चुअली अ कॉमन लेपर्ड roaming around, and not just one. Then we did a camera trap study and we found that there were about almost a dozen common leopards living inside Margala Hills National Park. फिर हमने उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी बनाई और बहुत I went into the trails और वो बहुत it was amazing to see the beauty and the diversity, and then the barking deer and the Khalij pheasant, and और फिर मैंने I was so fascinated by that discovery for me at least, and so we had that trails number 6. It was during COVID. It was already shut and I declared it shut for the public, so we turned it into a leopard preserve. उर्दू में अगर कर लें तो आसानी हो जाएगी। तो हमने उसको एक मुकर्रर कर दिया, एक लेपर्ड के तिनवा के लिए एक मदूद जैसे जगह बना दी हमने उसके लिए, सो उसका प्रिजर्व जोन बना दिया। तो वो उस वक्त द गवर्नमेंट अग्रीड, और हमने आफ्टर वी डिड हमने जब कैमरा ट्रैप स्टडी की तो उसके बाद हमने फिर ये बहुत फैसिनेटिंग जर्नी थी। फिर मैंने भी बहुत कुछ सीखा, मगर अफसोस से सीखते अभी इस तरह की हाईलाइट्स भी थी, मगर इस तरह की ज़्यादातर जो थी लड़ाई शुरू होगी कि जी हमारे ये वही पुरानी लड़ाई जो जब ये बोर्ड बना था CDA से ही छीन कर इसको एक इंडिपेंडेंट बोर्ड बना था। और वो क्यों बना था, 2015 में हमारे जो बोर्ड मेंबर थे वो सैडली वफात पा गए हैं, प्रोफेसर ज़ेबी मिर्ज़ा साहब, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए और उन्होंने ये केस लेकर गए कि देखें ये जो मरगला हिल्स हैं ये तबाह हो रही हैं और बहुत ज़्यादा ट्री कटिंग और बहुत ज़्यादा डेग्रेडेशन और उधर बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है फॉरेस्ट को। तो वो गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उन्होंने केस जीता और उसके तहत हमारा जो बोर्ड था वो बनाया गया। और जो उस वक्त जस्टिस अथर मिनेला साहब थे, मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस, उनकी विजडम में ये था कि इट मस्ट बी एन ऑटोनमस बोर्ड, उसमें 4 प्राइवेट मेंबर्स बहुत ज़रूरी हैं। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई। मेरे से पहले जो चेयरपर्सन रहे थे वो 5 साल रहे, उन्होंने सेटअप किया बोर्ड और फिर मेरी बारी आई 2020 में। और फिर इट्स बिन अ स्ट्रगल। बहुत शुरू से CDA जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इट्स अ डेवलपमेंट
की ऑर्गेनाइजेशन, हमारा वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट की ऑर्गेनाइजेशन, तो हमारी वी डोंट सी आई टू आई, हमारा डायरेक्शन फ़र्क है, उनका डायरेक्शन फ़र्क है। तो ये शुरू से समझ लें जंग थी, टेरिटोरियल जंग थी। वो कहते थे कि नहीं पूरा शहर हमारे अंडर है, और बिकॉज ये मरगला हिल्स नेशनल पार्क इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर आता है कि वो भी हमारा हिस्सा है। और हम कहें कि नहीं, अब कोर्ट ने वेरी क्लियरली हमें कस्टडी दे दी है कि हम मैनेज करेंगे। तो मैं थोड़ा सा उमर को लाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने कोर्ट की बात की और स्ट्रगल की बात की, और उमर भी बहुत इसमें एक्टिव रहे हैं। उमर, थोड़ा सा ब्रीफली अगर आप रिकॉल कर लें कि मरगला हिल्स की जो अहमियत है जिसके लिए आप लड़ते आ रहे हैं, तो क्या मुश्किलें सामने आई हैं अदालत के सामने इसको प्लीड करते हुए? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में जो मागला हिल्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए अदालत का बड़ा अहम किरदार रहा है। और 2015 से ये मुकदमा ज़ेर समाअत था, जिसमें मुनाल के हवाले से ZB मिर्ज़ा साहब मरहूम जो हैं उन्होंने ये पिटिशन की थी कि ये मागला हिल्स नेशनल पार्क के बिल्कुल बीच में एक इतनी बड़ी कमर्शियल एक्टिविटी जो है, ये वाइल्ड लाइफ ऑर्डिनेंस 1979 के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। उस ऑर्डिनेंस में ये लिखा है कि इस पूरे इलाके को जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ना कि किसी कमर्शियल एक्टिविटी के लिए। तो जहाँ तक हाइकर्स का ताल्लुक़ है, जो एक कुदरती माहौल को एंजॉय करने के लिए जाते हैं, तो उनके लिए जो वहाँ पर एक खाने पीने की मुनासिब सी खोखे वगैरह मौजूद हैं, उस पर तो किसी को एतराज़ नहीं है। लेकिन इस्लामाबाद का शायद सबसे बड़ा रेस्टोरेंट जो है वो बिल्कुल बीच मागला हिल्स के जाके बना दिया गया। और अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, पहले हाई कोर्ट ने और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसले दिए जिसमें उन्होंने ये वाज़ेह किया कि ये नहीं हो सकता। और मागला हिल्स नेशनल पार्क का जो मकसद है वो ये नहीं है कि आप वहाँ पर जाकर एक डाइनिंग फैसिलिटीज़ क्रिएट कर दें और एक फ़ाइन डाइनिंग के लिए उस जगह को इस्तेमाल करें। उसका मकसद ये है कि वहाँ पर लोग जाकर, और ख़ास तौर पे बच्चे और अवामुन्नास, वो माहौलियात से, जो जंगली हयात है उससे मुस्तफ़ीद हों। और इस हवाले से अदालत का फ़ैसला बड़ा क्लियर था। और आपको मैं एक और चीज़ अर्ज़ कर दूँ, रायना मोहतरमा ने ज़िक्र किया कि CDA और वफाकी हुकूमत की तरफ से इसमें मुश्किलात आती रही हैं। वाइल्ड लाइफ बोर्ड का क़याम जो है वो 1979 के ऑर्डिनेंस के तहत होना था, लेकिन 1979 से लेके 2015 तक ये इदारा जो था इसको डिसफंक्शनल कर दिया गया था। और फिर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसलों की रोशनी में उसकी वजह, उस दबाव पे इस वाइल्ड लाइफ बोर्ड को दोबारा से एक तरह से फ़ाल किया गया। और रायना और इनसे पहले डॉक्टर अनीस जो हैं, जो इंडिपेंडेंट एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जो सरकार के मुलाजिमीन नहीं हैं बल्कि वो पैशनेट हैं इस कॉज के लिए, इस माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के जो है सिपाही हैं, इनको अपॉइंट किया गया चेयरपर्सन की कुर्सी पर। लेकिन जब मुनाल वाला फ़ैसला अभी सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ही था कि उसके चंद हफ्तों बाद एक नोटिफिकेशन हुकूमत की तरफ से निकाला गया जिसमें मोहतरमा रायना को चेयरपर्सन से हटा दिया गया। और उस नोटिफिकेशन के फिर 2 हफ्ते बाद एक और नोटिफिकेशन निकाला गया जिसमें वाइल्ड लाइफ बोर्ड को वजारत माहौलियात से हटाकर वजारत दाखिला, मतलब कि हर किस्म की कोशिश की गई है कि यहाँ पर मतलब कंजर्वेशन ना हो, बल्कि जिसको बला को हम डेवलपमेंट कहते हैं वहां पर हो। उमर साहब, रायना साहब, हम एक वक्फा लेंगे यहाँ पर, देन वी बी। मारगला किसका है? आज़ाद बोर्ड का, जो कि अब नहीं रहा, या CDA का, या फिर आर्मी का भी उस पर क्लेम है? इस पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। एक दो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मुझे पता चली इस पर रिसर्च करते हुए। काजी फाइज ईसा ने जो जुलाई 2024 में फैसला दिया था कि जी मुनाल को गिरा दो, तो 80 कनाल के लगभग एक जगह थी। और उसके बाद नोटिफिकेशन जारी हुआ, सुप्रीम कोर्ट पे तो बस नहीं चल सकता, नोटिफिकेशन जारी हुआ कैबिनेट डिवीज़न की तरफ से कि जो बोर्ड है रीना सईद खान, उनको हटा दो। वो नोटिफिकेशन जो है वो कैबिनेट सेक्रेटरी थे कामरान अली अफजल, उनकी तरफ से जारी हुआ। कामरान साहब, हुस्न इत्तफाक है कि जो मुनाल के मालिक हैं उनके भाई निकले,
मैंने ये नहीं कह रहा कि कोई कोइंसिडेंस है, ये घुसने इत्तेफाक है। अच्छा, मजे की बात है, एक ठेकेदार ने, गुमनाम ठेकेदार ने एक लोअर कोर्ट में जाके स्टे ऑर्डर ले लिया, वाह है। सुप्रीम कोर्ट को पता चला, उन्होंने स्टे ऑर्डर भी उड़ा दिया, और वो जो जज साहब थे उनके खिलाफ, इनामुल्लाह खान साहब, उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की भी सिफारिश की, तो वो भी मुअत्तल हो गए। तो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का उसके हद तक बहाल है। अब जो है मुझे नहीं पता किस इख्तियार के तहत ये हुआ है कि ब्यूरोक्रेटाइजेशन हो चुकी है वाइल्ड लाइफ। वो यही मैं बताना चाह रहा था उमर से कि वहाँ पे एक्चुअली ये जो एक्ट है ना वाइल्ड लाइफ का, उसके तहत जो रूल्स बन रहे हैं सरकार ने वही इस्तेमाल करते हुए, उमर जरा ये क्लैरिफाई कीजिएगा, ये जो बोर्ड रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ है सरकार का, तो यही दावा है ना कि वो उन रूल्स के तहत हुआ है? हाँ, इख्तियार था उसे। जी बिल्कुल। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट 2024 जो है वो जब अगस्त 2024 में उसका निफाज हुआ, तो उस एक्ट का सहारा लेकर हुकूमत ने ये नोटिफिकेशन पास किया है, जिसमें इस आज़ाद बोर्ड को फ़िलहाल 4 ब्यूरोक्रेट्स के मातहत कर दिया गया, बल्कि वो बोर्ड को हटाकर उनकी जगह इन 4 सरकारी मुलाजमीन को रख दिया गया है। और हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये एक्ट तो इस बोर्ड को आज़ाद और मज़ीद फ़ाल और तवाना बनाने के लिए आया था, लेकिन उसी एक्ट का सहारा लेकर इस बोर्ड को बिल्कुल डिसॉल्व कर दिया गया और उसकी जगह अफसरान को लगा दिया गया है। अब दिलचस्प बात यह कि जिस एक्ट के जिस सेक्शन का वो रेफरेंस दे रहे हैं कि इसके तहत हम ये 4 अफसरान को लगा रहे हैं, उस सेक्शन में तो ये लिखा है कि बोर्ड के 9 मेंबरान होंगे, जिनमें से 4 मेंबरान जो हैं वो आज़ाद इन्वायरमेंटलिस्ट होंगे। लेकिन उस सेक्शन की जो शिकें, जो हिस्सा उनको सूट करता था, यानी सरकारी अफसरान, वो तो उन्होंने लगा दिया, लेकिन आज़ाद जो इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, इंटेग्रिटी और एक्सपीरियंस वाले लोग, हाँ, वो नहीं लगाए गए। भाई जब यहाँ पार्लियामेंट जो है नामुकम्मल पार्लियामेंट आईनी तरमीम कर सकती है, तो 9 की बजाय 4 मेंबरों से भी काम चलाया जा सकता है। आप दोनों में से कोई बताएगा कि इस वक्त ये जो फैसला क्यों किया गया है, क्या अर्जेंसी थी? जो 80 कनाल जमीन आप लोगों ने रिस्टोर की थी, उस पर भी काम रुकवा दिया गया, तो क्या दोबारा हम यहाँ लशपश किस्म के माहौल बनता देख रहे हैं? रायना, आप जवाब दीजिएगा। ये बिल्कुल देयर इज अ क्लियर पैटर्न। जैसे हमने काम शुरू किया, जो हम कहते हैं रीवाइल्डिंग, कि इसको रिस्टोर करना है उस रिज को, बिल्डिंग्स तो हमने गिरा दी बहुत मुश्किल से, एज यू आप जैसे आपने अपनी रिसर्च में आपने देखा होगा, आपको पता चला। तो जब हमने प्लांटेशन वहाँ शुरू की, वीकेंड्स को हम बच्चों को, स्कूल चिल्ड्रन, मीडिया को लेकर जा रहे, उधर मिट्टी लगा, उधर मुश्किलात हमें बहुत सामने आने लगी। लाइक पहले सीडीए के लोग आ गए कि आप यहाँ नहीं कर सकते प्लांटेशन। क्यों? हमने कहा हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स फॉलो करें, नहीं आप टेरेसेस को हाथ ना लगाएं, आप जस्ट मेकिंग एक्सक्यूजेस, ऑब्स्ट्रक्शन। फिर उन्होंने माशाल्लाह जो वो वहाँ के लोकल विलेजर्स हैं, जो 3 महीने उनको बेरोजगारी की कोई उनको नहीं था, जिनके चूल्हे नहीं चलते, वो तो दूसरे दिन आ जाते हैं सड़कों पे, राइट। 3 महीने से वो चुपचाप घरों में थे, सडनली वो एक्टिवेट हो गए, वो सड़क पर आ गए और ज्यादा मुझे टारगेट करे थे, मेरे खिलाफ नारे लगे कि मैडम ने हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की, अब मैडम हमें खोके देंगे यहाँ पर। तो हमने कहा ठीक है, वी विल डायलॉग विद यू, अभी हम बनाएंगे व्यू पॉइंट, आगे देखेंगे क्या हम आप लोगों के लिए कर सकते हैं। मगर 1000 कि हमारे पता नहीं 1000 से ज्यादा बेरोजगारी हो गई है। एनीवे वो सिलसिला, तो इट वाज अ पैटर्न। और हम जब लोगों को लेकर जाएं ऊपर, कुछ ना कुछ या इंसिडेंट होए या सीडीए के लोग आ जाएं, तो हम मिनिस्ट्री को खत लिखें कि प्लीज हेल्प अस, व्हाई आर वी नॉट एबल टू, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं हम तो उनको फुलफिल कर रही हैं, राइट। अभी भी जो नोटिफिकेशन रातों रात आई है, सुबह हमने प्लान बनाया था संडे को कि हम लेकर जाएंगे अनदर ग्रुप ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एंड डिप्लोमैट्स, और हमने ऊपर जाकर हमने प्लांटेशन करनी है। और मुझे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत शर्मिंदा फ़ोन कॉल आ गई कि मैडम आप प्लीज़ आज की एक्टिविटी तो नहीं आपकी, तो वो एक्चुअली हमने खुद डिले कर दी बिकॉज ऑफ सम अदर रीज़न। तो मैंने कहा नहीं आज तो नहीं, हम जा रहे, प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक। ही सेड मैडम मेरे पास हाथ में नोटिफिकेशन आ गया है कि आपका तो बोर्ड ही ख़त्म हो गया है, तो प्लीज़ काइंडली, और मुझे कहा गया है कि आप
आपको मना करना है और आपको रोकना है। तो मैंने कहा हम तो वैसे भी आप नहीं आ रहे ऑन संडे, तो ये जल्दी से ये सब कुछ समझ, द पैटर्न इज क्वाइट क्लियर कि क्यों हो रहा है। जल्दी से नोटिफिकेशन निकाली गई कि कहीं हम उधर जाके और मजीद प्लांटेशन करेंगे, मजीद बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे, दरख्त लगाएंगे। तो दे क्लियरली हैव सम प्लान्स, जो मुझे नजर आ रहा है साफ कि इनके कोई प्लान्स है उस रिज के लिए। इट्स अबाउट 80 कनाल्स ऑफ लैंड, प्रॉब्ली द मोस्ट valuable real estate in all of Islamabad because उसकी जो beautiful Riviera। अच्छा जो रिवियरा, यहाँ पे भी रिवियरा बनाना है। पता है जो एक बड़ी आयरॉनिक बात है, सॉरी राइना मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये जो शहर है इस्लामाबाद दारुल हुकूमत है ना शायद, हाल में यहाँ पर एक बहुत बड़ी क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई है, इसका नाम था शायद ब्रीथ पाकिस्तान। उसमें वज़रा भी थे, वज़ीर आज़म साहब ने भी वहाँ पर खिताब किया, वज़ीर आला KP, वज़ीर आला पंजाब, और बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई थी। और जी मैं माहौलियात के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। हाँ मतलब ये ऐसी बातें होती है ना वहाँ पे भी, रिजॉल्व टू डू दिस, अडेप्टेबिलिटी, रीवाइल्डिंग, नेचर वेचर। और दूसरे हाथ जो एक आपका शहर है जिसमें बाकायदा कोई नेचर है, हाँ यहाँ पर तो हमारे पास क्या है, कराची में समुंदर है ना बॉस, हाँ हिल पार्क है हमारे पास, लाहौर में चलो एक आधा आपको पार्क शार्क मिल जाएगा, कुछ दरख्त हरियाली होगी, क्वेटा में तो कुछ भी नहीं है, और KP में तो मेरा नहीं ख्याल है। एक जो आपका शहर है जो अगेन हुस्न इत्तेफाक से आपका दारुल हुकूमत है, वहां पर उनका अपना एक विजन है ना, विजन है, हाँ, तो विजन नहीं होता, विजन है, विजन होता हाँ, है। वो देखें जिस तरह ट्रम्प साहब देखते हैं हर चीज को रियल स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में ना, हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं आप लोग एंटी डेवलपमेंट हैं सर, आप हमें कोई जो है ना डेवलपमेंट करने देते, आप चाहते ही नहीं है कि मुल्क तरक्की करे। तो अब ये बताएं उमर के ये आपकी एक जिद्दोजहद है, हमारे पास बस 1-2 मिनट ही हैं कि अब व्हाट नेक्स्ट फॉर यू, मतलब अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए कि पाक की जो सैंक्टिटी है वो रहे। देखिए हमारा मौक़िफ़ ये है कि वाइल्ड लाइफ एक्ट का मकसद इस वाइल्ड लाइफ बोर्ड को मजबूत बनाना था, उसको तबाह करना नहीं था। और उसके अंदर ये शिकें मौजूद हैं कि बोर्ड को 3 साल तक का तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। और ये बोर्ड जो इस वक्त कायम है रायना सईद की क़यादत में, इसने बड़ी मेहनत से अपनी कानूनी जिम्मेदारियों को निभाया है और कोई वजह नहीं है कि अगले 3 साल तक इनके टेन्योर को वायलेट किया जाए। तो हम तो फ़िलहाल हुकूमत वक्त से इस्तदा कर रहे हैं कि आपने अपने कानून को रिस्पेक्ट करें, माहौलियात को रिस्पेक्ट करें। और अभी आपने जिक्र किया कि हमने बैनुल अक़वामी सतह पर माहौलियात के हवाले से बड़ी कमिटमेंट्स की हैं, तो हमें बड़ी तकलीफ़ होती है जब पाकिस्तान का इंटरनेशनल कम्युनिटी में इमेज भी ख़राब होता है इस हवाले से। तो हम तो इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि हम हुकूमत के अंदर भी और आवाम में भी अवेयरनेस क्रिएट करें कि ये इदारा जो था ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए बना था, अल्लाह ताला की बेज़बान। अच्छा आप लोगों को ये गुमान है कि वाइल्ड लाइफ एक्ट का मतलब ये है कि वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन, मेरा ख्याल है जिन्होंने ये फैसला किया है उन्होंने इसका मतलब निकाला टू एक्ट वाइल्डली। सर ये भी कोई गारंटी नहीं है कि अगला ट्रम्प टावर यही ना बन जाए। हाँ। तो चले हमारे पास टाइम कम है, हम ब्रेक लेना है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आइंदा भी इस पे नजर रखेंगे, रिपोर्ट करेंगे। फिलहाल एक ब्रेक की जानिब जाते हैं। वेलकम बैक। अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अगर हफ्ते के रोज 12 बजे तक तमाम इजरायली कैदी रिहा ना हो जो हमास की हिरासत में हैं, तो ऑल हेल विल ब्रेक लूज और मैं ऐलान कर दूंगा कि ये जो जंग बंदी का मुआहदा है ये खत्म हो गया है। जाहिर है इसके फौरन बाद इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा कि सर क्या बात कर दी है आपने, मेरी दिल की बात की है और मैं भी ऑर्डर दे दूंगा कि फौज एकदम से दोबारा दाखिल हो जाएगी गजा में और पहले से भी ज्यादा शदीद बमबारी वहां पर शुरू होगी। ये बयानात इसलिए आए हैं क्योंकि पिछले रोज मंडे को हमास ने प्रिजनर रिलीज को सस्पेंड कर दिया और इजराइल पर इल्जाम लगाया कि जो जंग बंदी मुआहदे के जो नुकात हैं उस पर इजराइल अमल दरामद नहीं कर रहा।
इजरायली मीडिया ने भी इस बात की तस्दीक की है। इजरायली मीडिया इनफैक्ट, अच्छा न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN, वहां पर आपको यह खबर नहीं मिलेगी, लेकिन अब मारीव या वाईनेट पढ़ें तो वहां पर वो तस्दीक कर रहे हैं कि जी बिल्कुल हमास ने खिलाफ वर्जी नहीं की जंगबंदी के मुआहदे की, बल्कि इजराइल ने की है। किस किस्म की खिलाफ वर्जी? एक तो 12,000 इमदादी ट्रक वहां पर दाखिल होने थे, मुश्किल से 7,000 वहां पर दाखिल होने की इजाजत दी गई है। 50 पेट्रोल के ट्रक, मुख्तलिफ फ्यूल के ट्रक दाखिल होने थे, सिर्फ 15 वहां पर पहुंचे हैं। 60,000 मोबाइल हाउसिंग यूनिट, क्योंकि वहां पर लोग खैमों में रह रहे हैं या खंडरों में रह रहे हैं, में से एक मोबाइल हाउसिंग यूनिट भी वहां पर दाखिल नहीं हुआ। अच्छा, उसके साथ साथ तिब्बी इमदाद, मेडिकल सप्लाईज वगैरह कुछ हासिल नहीं हुए। 2 लाख खैमों ने दाखिल होना था, जिसमें से शायद 20,000 भी नहीं दाखिल हुए। इसके साथ कत्लो गारत भी जारी है। जंग बंदी के ऐलान से लेके आज तक 100 से ज्यादा फलस्तीनियों को गजा में ही कत्ल किया गया है। जैसे कि ये है मोहम्मद नाफिज अबू ताहा, जिसको इस सुबह रफा की इलाके के तालुल सुल्तान के मोहल्ले में कत्ल किया गया है। इसके साथ साथ जाहिर है कि अगर हम वेस्ट बैंक की बात करें तो अब तक 40,000 लोगों को वहां से बेदखल किया गया है। कल की अगर हम बात करें तो 2 खवातीन, जिनमें से एक हामला थी, 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, उनको कत्ल किया गया है। और ये जो अभी मैं आपको एक जनाजे की तस्वीर दिखाता हूं, ये सदाम रजब की जनाजे हैं। ये 11 साल का बच्चा था, ये 11 साल का बच्चा था जिसको पीठ में स्नाइपर ने तुलकरम के शहर वेस्ट बैंक में कत्ल किया। इसके साथ साथ जो इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर हैं बेजालेल स्मोट्रिक, उन्होंने कहा है कि जो हमने गजा का हाल किया है वो ही हम वेस्ट बैंक का हाल करेंगे। अच्छा, इजराइल और ट्रंप दोनों को बहुत एतराज था कि जो पिछले 3 इजरायली कैदी रिहा हुए हैं उनकी हालत कुछ अच्छी नहीं थी, काफी दुबले पतले थे, ये आप देख रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ये तो एक नया हॉलोकॉस्ट है, इनको भूख से मारा गया है। लेकिन जाहिर है कि उस वक्त किसी ने ये नहीं जिक्र किया कि अगर किसी ने गजा की इमदाद या गजा के में जो खुराक दाखिल होती है उसको रोका था तो वो इजरायली ही थे। बल्कि यहां पर आप देख सकते हैं कि बाकायदा क्रॉसिंग्स को रोका गया और वहां पर जो इमदाद थी उसको फेंका गया, उसको लूटा गया और उसको तबाह किया गया। तो ये तो इजराइलियों ने खुद ही किया था। और जाहिर है अगर आप तमाम इंटरनेशनल हेडलाइंस देखें, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल, तो वो सारा फोकस कर रहे हैं इजरायली प्रिजनर्स जो रिलीज हुए हैं। कोई ये नहीं जिक्र कर रहा कि जो हजारों, और हाँ चाहिए अभी मैं ये भी जिक्र करूं कि सिर्फ जो 3 इजरायली कैदी रिहा हुए हैं उनकी हालत थोड़ी सी खस्ता है, लेकिन 100% जो फलस्तीनी कैदी इजराइल रिहा करता है वो they have been tortured, they have been sexually abused and they मतलब उनका लिटरल मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा होता है। इसके साथ साथ आपको यह भी याद होगा कि डॉक्टर अदनान अल बुर्श वाज रेप्ड टू डेथ इन एन इजरायली प्रिजन स्टडी तमेन में, और डॉक्टर हुसाम अबू सफिया का अभी तक हमें कुछ नहीं पता। ये है कुछ हाल, ये है जो हाल जो फलस्तीनियों कैदियों का है। अच्छा, इसके साथ साथ ट्रंप के सिर्फ एक ये बयान नहीं था, ट्रंप ने बार बार कहा है कि जी अब मैं गजा में एक बहुत खूबसूरत किस्म की हाउसिंग सोसाइटी बनाऊंगा, गजा रिवियरा का नाम दिया जा रहा है उसको मीडिया में। और जब पूछा गया कि क्या गजा के अवाम को यहाँ पर रहने की इजाज़त होगी, उसने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन वो आना भी नहीं चाहेंगे क्योंकि मैं उनके लिए एक कहीं और इतनी खूबसूरत एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा कि वो देख के कहेंगे कि यार मुझे गजा तो तबाह हो गया, मैं वहाँ पे वापस क्यों जाऊं। जाहिर है कि फलस्तीनियों का कहना है कि जी गजा से अगर हम निकलेंगे तो हम सिर्फ कफन में निकलेंगे, जिंदा हालत में आपको हम यहां से नहीं निकाल सकते। अच्छा, लेकिन ये जो हाउसिंग सोसाइटी बनाएगा ट्रंप गजा के फलस्तीनियों के लिए, कहां बनेगी? तो एक तो ट्रंप ने अभी भी उनकी स्टेटमेंट आई है कि वहां से 20 लाख लोगों को निकालना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, हम इनको उर्दन भी भेज सकते हैं और हम उनको मिस्र भी भेज सकते हैं। और उर्दन और मिस्र क्यों? क्योंकि एक तो वो पड़ोसी हैं और दूसरा हम उनको पैसे देते हैं। आपको पता है कि उर्दन एंड इजिप्ट आर अमंग द हाईएस्ट रिसिपिएंट्स ऑफ यूएस मिलिट्री। $2.25 अरब जो हैं उर्दन को मिलते हैं और $3.5 अरब इजिप्ट को मिलते हैं। सर, इस वक्त उर्दन के जो बादशाह हैं किंग अब्दुल्ला, वो शहनशाह ट्रंप के दरबार में
पेश हुए हैं और वो जाके लेट गए सामने। उसने कहा कि देखें, इतने सालों, इतनी मुद्दत, इतनी दिहाइयों के बाद कोई एक ऐसा शख्स हमें मिला है जो फाइनली हमें पीस और प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले जाएगा, एंड वी विल क्रॉस द फिनिश लाइन। और उसके साथ साथ हाथ जोड़ते हुए किंग अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि हम 2000 बीमार फ़लस्तीनी बच्चों को तो पनाह दे सकते हैं, लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि लाखों की, ये थोड़ा सा ज्यादा है मेरी जान, हल्का सा ज्यादा, थोड़ी सी सब्र कर। और अभी जरा इंतजार करें क्योंकि हम भी एक प्लान आपको पेश करना चाह रहे हैं। अच्छा, किंग अब्दुल्ला एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में है, क्योंकि देखिए, जहां तक ईरानी मिसाइल्स को रोकने की बात है तो सर भाई हाजिर है, जहां तक इजराइल को बॉर्डर पर तहफ़्फ़ुज़ देने की बात है तो सर हाजिर है, लेकिन लाखों फ़लस्तीनियों को जॉर्डन में दाखिल करने का मतलब है कि दिस कुड बी द एंड ऑफ द हाशिमाइट मोनार्की। हाँ, आप खत्म हो जाएंगे। अच्छा, सीसी और मिस्र के लिए भी ये मसला है, लेकिन जिंदगी और मौत का मसला नहीं है। तो पिछले दिनों में बड़ी मजेदार चीजें हुई हैं। डिप्लोमेटिक सोर्सेज कायरा के अब बता रहे हैं कि जी अगर ऐसा कुछ आपने करने की कोशिश की तो जो हमारा अमन मुआहदा है इजराइल के साथ, उस पर भी हम नजरसानी कर सकते हैं। जॉर्डन ने भी ये धमकी दी है, लेकिन मिस्र से ये धमकी में फिर भी थोड़ा सा वजन है। और हाल में ही मिस्र ने बहुत बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइजेस और सिनाई में मिलिट्री बिल्डअप भी करना है, दिखाने के लिए कि सर 5-6 टैंक आपके भाई के पास भी हैं। हम शायद इस्तेमाल ना करें, लेकिन है। लेकिन इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई है, क्योंकि हाल में नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू दिया और हंसी मजाक में उसने कहा कि यार सऊदी अरेबिया के पास इतना रकबा है, आप वहां पर फलस्तीनी रियासत क्यों नहीं करते। अच्छा, ये उस MBS को निशाना बना रहे हैं जिन्होंने पिछले कई सालों में या पिछले दिहाई में फुल कोशिश की है कि वॉशिंगटन के साथ और टेल अवीव के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात हों, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा रवैये में तब्दीली आ रही है। जब मेरा ख्याल है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग उसत, जब ट्रंप ने ये ऐलान किया कि गजा को हम हाउसिंग सोसाइटी बनाएंगे और यहां से हम लोगों को निकालेंगे, उस वक्त सऊदी अरब में रियाज में सुबह के 4 बजे थे। उस वक्त एक मैसेज आता है कि वी फाइंड दिस कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल। अब इंटरेस्टिंगली इनफ, अगर आप सऊदी टीवी देखें तो उसमें ज़ायनिस्ट ऑक्यूपायर्स के बारे में भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं और पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के बारे में भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं। पहले तक ऐसा नहीं था। 1 महीने, ये वही सऊदी अरब है जहां पर कोई फलस्तीन के हक में मुजाहिरों पर पूरी पाबंदी थी। अगर आप कफिया भी आपने बांधा होता तो आपसे पूछताछ होती कि भाई ये तू क्या करने की कोशिश कर रहा है। 15 माह तक कोई इस तरह का मुजाहिरा नहीं हुआ, लेकिन अब इनको शायद ये पता लग रहा है कि बादशाह सलामत के कोई बराबर नहीं होता, उसके सिर्फ सब्जेक्ट्स होते हैं। अब मुझे लग रहा है कि नेतन्याहू ने पिछले कई दिनों में जो पिछले 10 सालों की प्रोग्रेस थी बिटवीन सऊदी अरब एंड इजराइल, उस सारे पर बुलडोजर चला दिया है, पानी फेर दिया है। तो एक तो ये नतीजा सामने नजर आ रहा है। आपका क्या ख्याल है? नहीं, आप बिल्कुल सही आपने एनालिसिस किया है। और हमारे जो अरब हुक्मरान हैं जिनके ऊपर बड़ा सवाल उठता रहा है गजा जेनोसाइड के दौरान, मेरा ख्याल है कि ये उस क्रॉसरोड्स पे आ गए हैं कि दे हैव टू डिसाइड कि क्या करना है। लेकिन आपको आज इंडिया मिल गया जॉर्डन के बाद, वो वहाँ पे जब वो फंसेंगे आके तो वो क्या करेंगे। तो अमेरिका पे जब आप इंहिसार करेंगे तो उधर घुटने टेकने पड़ेंगे। होगा। एक इंटरेस्टिंग चीज ये हो रही है कि इजराइल में भी मुजाहरे हो रहे हैं और वो हैं हुकूमत के खिलाफ, क्योंकि आपको पता है कि नेतन्याहू ने तो डे 1 से कहा है कि भाई जैसे ही ये सारे हॉस्टेजेस रिलीज होंगे मैंने दोबारा अपनी कार्रवाई शुरू कर देनी है। तो जो हॉस्टेजेस की फैमिली है वही 100, 150, 200 ही है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो वहाँ पर रोड ब्लॉक कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि नेतन्याहू पर कुछ प्रेशर डाले, लेकिन इससे मेरा नहीं ख्याल कि कुछ फ़र्क पड़ने वाला है। मुझे नहीं लगता कि ये जंगबंदी ज़्यादा देर चलेगी बदकिस्मती से। तो इसी के साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ। हमें इजाज़त दीजिए, कल आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़, शब ख़ैर।